अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, एक आपको कराची का एक वाक़या बताता हूँ। इसके बाद आगे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची में एक डिलीवरी बॉय पार्सल देने के लिए जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने इसका पार्सल भी छीन लिया, इसका 25,000 रुपये वाला मोबाइल भी छीन लिया और 5,000 कैश भी ले गए। बेचारे को कंपनी को वो 25,000 भरने थे, वरना इसकी नौकरी जाती। तो अपने पड़ोसी से कर्जा लेके उसको पैसे दिए। अब वो पड़ोसी जो था, दोस्त भी था, वो पैसे मांग रहा था बार बार। उसी दौरान उस पड़ोसी ने 5 लाख रुपए की गाय खरीदी, गाय की कुर्बानी के लिए। और इतनी बड़ी गाय का गोश्त बांटते कम हैं, स्टॉक करते हैं अपने घर में, 4 महीने तक खाते रहेंगे। तो 2 लाख रुपए का डीप फ्रीज़र खरीदा, लेकिन अपने पड़ोसी को दिए हुए 25,000 उधार के लिए उसकी जान खा रहा था। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि कुर्बानी है ना, वो इस्लाम में हर जो काम होता है ना, अगर आप उसकी स्टडी भी करनी होती है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आपने जानवर काट दिया, ये फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम में फ़र्ज़ हैं 5। कलमा पढ़ना है आपने, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है और हज करना है अगर आपकी हैसियत है तो। लेकिन कुर्बानी को फ़र्ज़ बनाया हुआ है। कुर्बानी है कि आप अपने अंदर की किसी बुराइयों को ख़त्म करें, करेक्ट हों, ये है। लेकिन आप अपने पड़ोसी की जान खा रहे हैं जिसके हालात इतने ख़राब हैं। 5 लाख की कुर्बानी दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि 4 महीने उसका गोश्त खाएंगे आप। कोई कुरान में कहीं कुर्बानी को फ़र्ज़ नहीं कहा गया। 1-2 हदीसें भी कुर्बानी के हवाले से फ़र्ज़ नहीं कह रही। हज के ज़माने में प्रॉफिट मोहम्मद ने पूरे मदीना की तरफ से 2 बकरे कुर्बान किए थे, दैट्स इट। अरब तो रेगिस्तान था, वहाँ तो जानवर इतने थे ही नहीं कि आप कहाँ से इतनी कुर्बानियाँ करेंगे। तो कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। हमारे यहाँ मौलवियों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसको फ़र्ज़ कर दिया है। मौलवियों को 2 फ़ायदे हैं इसके। एक तो ये कि गोश्त आ जाता है अच्छा खासा मदरसों को, मस्जिदों को। हर आदमी कुर्बानी करता है, मदरसे मस्जिद का हिस्सा अलग रखता है। अब एक मोहल्ले में सपोज़ 4 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के साथ मदरसा जुड़ा हुआ है, 4 मस्जिदें हैं। मेरा ख्याल है 1,000 उस इलाके में घर होंगे। अगर उसमें से आधे लोग भी कुर्बानी करती हैं, 500 घरों से गोश्त जाता है। फिर कारोबार है खालों का। जो जानवर की कुर्बानी है ना, गाय है, बकरा है, उनकी खालें मदरसों को, मस्जिदों को डोनेट की जाती हैं। वो महंगे दामों में वो खालें बेची जाती हैं। मैं तो रहा हूँ मेयर, तो मुझे पता है यार। खाली ये जो कुर्बानी करते हैं हर गली में, तो वो अंदर से जो पेटा निकलता है ना, मादा जो ओजड़ी, वो उधर ही फेंक देते हैं। तो मैंने जब पहला मेरा साल था तो मुझे मेरे टाउन के लोगों ने बताया कि सर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा ओजड़ियाँ हमें उठानी होंगी। तो टाउन की सारी गाड़ियाँ, 77 गाड़ियाँ थीं, सब इसी काम पे लगी हुई थीं। तो हमने आउट ऑफ कराची जाके एक बड़ी ट्रेंच खोली थी, पूरा खड्डा खोदा था उसमें दफन करने के लिए। पहले तो इसको फेंका जाता था, हमने उसका फ़ायदा ये सोचा था कि इसके ऊपर फिर अंदर दफन करके नमक डाल के वो कर देंगे तो एक फर्टिलाइज़र, खाद बन जाएगी। इसी तरह खालों के ऊपर तो कराची में फायरिंग होती हैं, झगड़े होते हैं। हर मदरसे, जमात इस्लामी, दूसरे चैरिटी वाले, इमरान खान के अपने सुजुकी छोटी टेम्पो होती है ना, छोटी सुजुकी, वो ओपन सुजुकी में जहाँ कुर्बानी हो रही खड़े हो गए, खाल दो। नहीं, हमने तो ऑलरेडी डील की हुई है। एक हफ्ते पहले पर्ची बना के दे देते हैं कि ये खाल हमारी है, कितने बजे आपकी कुर्बानी, इतने बजे हमारा लड़का आके ले जाएगा। खालों का बहुत बड़ा कारोबार है। तो ये मौलवियों ने ज़बरदस्ती की मुसलमानों को फ़र्ज़ किया हुआ है। ये सिवाय दरिंदगी के
और कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट इस्लाम। अजीज़ दोस्तों, एक सवाल है, इतना कोई ख़ास सवाल नहीं है, लेकिन बहरहाल, डियर सर, माय नेम इज़ ज़िया, मेरा नाम ज़िया है, मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी 25,000 रुपया पर मंथ है। 25,000 रुपया इंडिया का 8,000 रुपया बनता है। तो इंडिया का 8,000 रुपया एक आम आदमी की सैलरी है। अब आप सोचें, वो कह रहे हैं कि मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आप क्यों इस बात पे नहीं जोर देते कि इंडिया वीज़ा खोल दे और पाकिस्तान इंडिया एक देश की तरह चलें, और ये है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और बैरियर्स को ख़त्म करने चाहिए। हम पब्लिक बहुत सफ़र कर रहे हैं, इंडिया की पब्लिक नहीं सफ़र कर रही भाई। ज़िया भाई, आप सफ़र कर रहे हैं, ये आपकी अपनी आर्मी के करतूत हैं। हम भूख और महंगाई से सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास तो डाइट फूड खाने का भी पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आपका काम बहुत अच्छा है, आपके वीडियो अच्छे होते हैं, मेहनत करके आप बनाते हैं। थैंक यू, वेल विशर ज़िया फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखें ज़िया भाई, इंडिया ने तो पिछले तकरीबन 70-72 साल से तो कोशिश कर रहा है इंडिया कि छोटा भाई है, हम उसका ख्याल रखें। लेकिन छोटा भाई बहुत हरामी है, बहुत हरामी है, क्योंकि आपकी आर्मी हरामी है और ये इस काबिल नहीं है कि आप इनके साथ वीज़े खोलें। थोड़ा बहुत आवक जावक थी तो देखा नहीं आपने, 26/11/2008 को पाकिस्तान से टेररिस्ट गए थे। उसी आवक जावक में राहत फ़तेह अली खान वहाँ से डॉलर छाप रहा था, वसीम अकरम वहाँ पे खूब माल बना रहा था। पाकिस्तान के क्रिकेटर, सिंगर, एक्टर, बिजनेसमैन। लेकिन मसला पीछे जो टेररिज्म होती है, 1989 से ये 2015 तक खून की होली खेलता रहा है पाकिस्तान कश्मीर में। आप कह रहे हैं वीज़ा ओपन कर दे, पहले आप अपने ये बचुंगड़े बिलावल को तो पूछें किस लैंग्वेज में बात की है इसने। अभी कुछ ही महीने पुरानी बात है ये। तो वीज़ा नहीं खुल सकता भाई। अब इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है। आपने कहीं देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कहीं बात भी करता हो? बात ही नहीं करते, कहते हैं यार इसकी अहमियत ही नहीं, साला बहुत हो गया, ख़त्म करो। और जब से ये किया है तब से इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। इग्नोर यार, हमें मतलब इंडिया कह रहा है कि हमें क्या फ़ायदा है पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ा के, मोहताज पाकिस्तान है, हम नहीं है। तो भाई ज़िया भाई, पाकिस्तान जब तक सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान की आर्मी जब तक सुधारे की तरफ नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होना। अजीज़ दोस्तों, रिसेंट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। लीबिया से एक कश्ती जा रही थी इटली, इल्लीगल माइग्रेंट्स की। उसमें 750 पाकिस्तानी थे, ज़्यादातर मारे गए। इन 750 में से 143 पीओके से थे, जिनमें से 11 एक ही ख़ानदान के थे। ये इलीगल माइग्रेंट्स की बात हो रही है। मेरे कश्मीरी दोस्तों का एक ग्रुप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर उनका गुस्सा, उनका गम। उन्होंने कहा कि आए दिन हम ख़बरें सुनते हैं कि तुर्की से, ईरान से, ग्रीस से, लीबिया से कश्तियाँ जाती हैं यूरोप की तरफ और उलट जाती हैं, उसमें कई लोग मारे जाते हैं। तो पता चलता है कि इसमें पीओके के भी लोग थे। अब वहाँ पे एक दोस्त ने सवाल उठाया है कि कभी आपने सुना है कि कोई कश्ती उल्टी हो और उसमें इंडियन जम्मू एंड कश्मीर से कोई लोग हों? बोले इंडियन जम्मू और कश्मीर के लोगों को बाहर जाने की क्यों नहीं पड़ी? इसलिए कि उनको इंडिया में एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी मिली हुई है। वही कश्मीरी लोग जो पीओके में फंसे हुए हैं, वो भर भर के क्यों इस तरह इल्लीगल तरीक़ों से, ख़तरे से भरे तरीक़ों से क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं?
अब हमारी FIA ने हमने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान में एजेंट्स को पकड़ा है जो इस तरह गलत तरीकों से लेके जा रहे हैं। भाई साहब, आपने पकड़ के कौन सा तीर मार लेना है? आपके पकड़ने से कुछ नहीं होना, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। एजेंटगिरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा धंधा है और उसमें आपकी सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए होते हैं, सब मिले हुए होते हैं। तो खैर, ये है कि सवाल मेरा यहाँ पे उठाने का ये था कि 150 के करीब कश्मीरी POK के जा रहे थे इल्लीगल तरीके से। किस तरह ख़तरनाक होता है पता है? किस तरह के मौसम होते हैं, खुले समंदर में बगैर किसी सिक्योरिटी के, एक छोटी सी कश्ती में भर के इतने आदमी कि बैठने की जगह ना हो, किस तरह आधे मर जाते हैं, आधे पहुंचते हैं। ऐसे में एक कश्ती में अभी रिसेंट में वाक़या हुआ है कि जब वो इटली पहुंची तो कश्ती के कुछ लोगों ने इटालियन गवर्नमेंट से कहा कि रास्ते में क्रिश्चियनों का झगड़ा हो गया मुसलमानों से, तो मुसलमानों ने क्रिश्चियनों को उठा उठा के समंदर में फेंक दिया। 11 मुसलमान गिरफ्तार किए हैं इटली ने। ये तो आपकी हरकतें हैं यार। तो खैर, बताने का मकसद था कि देख लो इंडिया के कश्मीरियों और देख लो इंडिया के मुसलमानों, ये अलग हुआ है देश के नाम पे, इस्लाम के नाम पे ये इंडिया का टुकड़ा काटा गया था। क्या मिला है इनको ये देख लो, और तुम देख लोगे कितनी दादागिरी से, बदमाशी से रहते हो। शर्म करो कुछ, कम से कम कुछ कदर करो, कुछ एहसान मानो कि तुम लोगों ने इस देश के बंटवारे किए, इतनी बदमाशियां करते हो, इसके बावजूद इस देश में तुम लोग सिक्योरिटी के साथ, इज्जत के साथ ज़िंदगी कमा रहे हो। देख लो उसी इंडियन मुसलमानों का और इंडियन कश्मीरियों का क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान में। कोई आटे की लाइन में मर रहा है, कोई कश्तियों में बैठ के मर रहा है। कभी आपने सुना है कि कोई बंगलोर से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से है, आंध्रा से, तेलंगाना से, किसी साउथ इंडियन का कभी सुना है कि इस तरह इलीगल तरीक़ों से जाता है? इंडियन भी बेशुमार जाते हैं, इमिग्रेंट्स तरीके से जाते हैं, इज्जत से जाते हैं, और फिर वहाँ जाके भी इज्जत से रहते हैं। तो कदर करो, ये पाकिस्तान बना था। खैर, फिर लंबा हो जाता है। अजीज़ दोस्तों मेरे, मैं बोलता बहुत हूँ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में तेल आया रशिया का, उसके बारे में कहा गया कि ओए हो रशिया ने सस्ता तेल भेजा है, ये हो गया वो हो गया, हमने तो कमाल कर दिया। पेट्रोल का भाव ज़रा कम नहीं हुआ पाकिस्तान में। रशिया ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को तेल भेजा है, चाइनीज़ करेंसी युआन में पेमेंट भी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन सस्ता नहीं दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा था ओ पहला तेल आ गया है, अब तो ये होगा वो होगा। रशिया के एनर्जी रिसोर्सेज के मिनिस्टर निकोले शेलिकनोफ ने फ्राइडे को ये कहा है कि हमने पाकिस्तान के लिए वही जो स्टैंडर्ड हमारा रेट है उस पे पाकिस्तान को तेल बेचा है, 1 पैसे का उधार भी नहीं दिया, 1 पैसे का डिस्काउंट भी नहीं दिया। सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पे उन्होंने जर्नलिस्टों को सवाल के जवाब में ये कहा कि हमने पाकिस्तान को तेल देना शुरू किया है, वैसे ही जैसे दूसरों को दे रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हमने कोई स्पेशल उनको कंसेशन दिया है। इस पे ये PTI के एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्होंने कुछ कहा है। खैर, वकास अहमद की बड़ी अच्छी स्टोरी आपको बताऊँ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तेल जो रूस से ख़रीदा, वो रूस से नहीं ख़रीदा, इंडिया ने रूस से $52 का पहले खरीदा, फिर दुबई गया, दुबई से इंडियन मिडल मैन ने शहबाज शरीफ से ने उससे ख़रीदा, और 2.5 लाख बैरल की ख़रीदारी पर इंडिया को हर बैरल पे $17 मुनाफा। हिसाब लगा लें शहबाज शरीफ को क्या मिला। फ़ायदा तो सारा इंडियन बिजनेसमैन ले गए उसमें, और इनको तो वही, इनका तो देखें हमेशा से वही कमीशन, पाव गोश्त पूरी भैंस मार दो, तेल की ख़रीदारी करे, इन्हें भी $52 मिले। इसमें पाकिस्तान का, जैसे इमरान खान चाहता था जिस तरह, उस तरह अगर काम करते तो पाकिस्तान को फ़ायदा। अब क्या फ़ायदा किसको? हिंदू। अब ये तेल घूम के जा रहा है,
घूम फिर के जा रहा है, आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं, बीच बीच में सबको तेल लगता जा रहा है। तेल लगाना था ना सबको बीच में, मतलब तेल देना था उन्हें, पर उन्होंने अपना लगवाने का थोड़ा थोड़ा तेल साइड में रख लिया। ऐसे गंदे अजीज लोग हैं दोस्तों, यार, खुदा की कसम। परसों तरसों चाइना ने पाकिस्तान के सर पे बंदूक रखी कि हमारी बैंक का $1 बिलियन पैसा वापस करना है, वापस करो। पाकिस्तानी पाँव में बैठ गए, माई बाप रहम करो, कहाँ से दें, 3 बिलियन से भी कम हो जाएंगे खजाने में। चाइना ने कहा अभी दे दो, अगले दिन वापस हम 1 बिलियन की लोन दे देंगे। तो अब वो खुशियाँ मना रहा है पाकिस्तान कि 1 बिलियन चाइना ने दिया, हमारे फेडरल रिजर्व को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रेंथ मिल गई। अबे वो 1 मिलियन परसों निकले थे, एक दिन बाद दे दिए। खैर अजीज दोस्तों, 2 खबरें आपके साथ करनी है। इसके बाद नवाज शरीफ को जब जनरल बाजवा ने गुस्से में आके डिस्क्वालीफाई किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, वजह उसकी आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान लाहौर में नवाज शरीफ के पर्सनल घर में आए थे। तो आर्मी को ये बात पसंद नहीं आई थी। अगले दिन से पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लग गए थे कि मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। और फिर नवाज शरीफ के खिलाफ अपने टीएलपी के टेररिस्टों को खड़ा कर दिया, धरने दिए गए फैज़ाबाद पे। दूसरी तरफ इमरान खान शुरू हो गया, आर्मी के सारे दलाल आ गए। नवाज शरीफ के खिलाफ केस बना कि इसके पास इकामा था, और इकामा था और ये अपनी ऑफिशियली अपने बेटे की कंपनी में जॉब करता था और सैलरी नहीं लेता था। और ये सब बातें इसने अपने इलेक्शन फॉर्म में नहीं बताई थी, झूठ बोला था, इसलिए इसको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, असेंबली से निकाला गया, और वो लाइफ टाइम कभी अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, ये वो। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, आसिम मुनीर से शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें नवाज शरीफ को वापस लाना है। तो नेशनल असेंबली में पाकिस्तान में बिल पास किया कि अब तो अपोजिशन को है नहीं ना, अब जो बिल चाहे पास करवा लें। तो बिल पास किया गया है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकता। तो जिसका भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो सिर्फ 5 साल के लिए होगा, 5 साल के बाद वो वापस इलेक्शन में लड़ सकता है। तो इस तरह अब नवाज शरीफ का डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुआ है। अब क्या है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएं, अगले इलेक्शन में हिस्सा लें और पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बने 4थी बार, और हमें लीड करें कि नवाज शरीफ जैसा लीडर पाकिस्तान के पास है नहीं। शहबाज शरीफ पूरे सैर सपाटे करते रहते हैं। अभी गए आज़रबाईजान में घूमे फिरे, खूब अय्याशियाँ की। एक वीडियो वायरल हुई कि आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट के साथ खड़े थे, तो ये ना मदारी कैसे चुटकुले दिखाता है, ये मदारी है शहबाज शरीफ। ये कहीं से एक पढ़ा लिखा, एक कैलिबर का इंसान लगता नहीं है, इसकी हरकतें हमेशा से यही रही हैं। तो खैर उसने कहीं से रट्टे मार लिए थे 2-3 रशियन ज़बान के जुमले, तो उसको रशियन ज़बान में आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट को कुछ कह रहा है। वो आज़रबाईजान का प्रेसिडेंट कहता है हाँ तुम्हें रशियन आती है, कहता हाँ मेरे को रशियन आती है। 4 जुमले इसने रट्टे मार लिए थे। तो खैर ये घूम फिर के आया आज़रबाईजान। अच्छा, जहाँ जाता है प्राइवेट जहाज़ पूरे डेलीगेशन के साथ, सारा कुंबा ख़ानदान पूरे अलल तलल सब जा रहे हैं। वही तो IMF को गुस्सा क्यों नहीं आएगा, मुझे ये बताएं भाई। आप मुझे ये बताएं कि पिछले, अगर आप शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से लेकर अब तक 15 महीने हो गए, 15 महीने में मुझे ये बता दें कि मोदी जी कहाँ गए। और जहाँ जाते हैं मोदी जी टारगेटेड, G7 की इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसके बाद फ़ौरन गए गयाना, शायद ब्रिटिश गयाना, और फिर ऑस्ट्रेलिया गए। 3 दिन में 2.5 दिन में सब निपटा के आ भी गए। बड़े बड़ी डीलें की, बड़े बड़े लोगों से डिस्कशंस की देश के लिए। ये जहाँ जाता है 3-4 दिन से कम जाता नहीं है। मोदी जी के साथ जयशंकर जी थे, अजीत डोवल थे।
ये 15 मिनिस्टर लेके जाता है जहाँ जाता है। अब इसने ऐलान किया है कि मैं लंदन जा रहा हूँ। अभी तो लंदन आए थे किंग चार्ल्स की कोरोनेशन में, अब मैं लंदन आके तुम क्या करोगे? तो 22 जून को मैं नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहा हूँ। मैं नवाज शरीफ को कन्विंस करूँगा कि तुम वापस पाकिस्तान आओ और हमें लीड करो। एंड पे पीपल्स पार्टी की तरफ आएंगे। इस वक्त है ना, आर्मी का ब्लू आइट बॉय है ना, वो बिलावल है। बिलावल ने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है। बिलावल ने आर्मी के जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, जिस चीज़ को देखो उनके जूते उतार के चाट के बेचारे ने बड़ी मेहनत की है भाई। इसको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, बेस्ट वे इज टू डू दिस। और उनके आगे बिल्कुल झुका हुआ पड़ा हुआ है कि माई बाप आप जो कहोगे सब सही है। आप बोलो तो मैं पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद के या मीनार पाकिस्तान की छत पे जाके मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात के नारे लगाऊं। आर्मी को खुश करना है तो मोदी जी को, इंडिया को गालियां देते रहो। तो ये भाई साहब पूरा प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में है। कराची के इलेक्शन में वैसे तो ज़ाहिर है जमात इस्लामी का मेयर तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं। कराची में तो एक वैक्यूम है। कराची ना पीटीआई का शहर है, ना पीपल्स पार्टी का शहर है, ना जमात इस्लामी का शहर है। कराची तो इस वक्त एक, वो क्या कहते हैं, एक पंजाबियों में कहावत है ना कि पड़ोस की भाभी सबकी भाभी, ऐसा कुछ है। तो कराची तो इस वक्त डेमोग्राफी पूरी खराब। पख्तूनों का दुनिया में सबसे बड़ा शहर, मुहाजिरों का शहर, सिंधी यहाँ पे रूल कर रहे हैं। सिंधियों का शहर है, नो डाउट अबाउट इट। ये सिंध धरती का हिस्सा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहाँ सिंधी कम थे, बहुत कम थे। हिस्टोरिकली तो कराची एक बलोचों की, मछेरों की बस्ती थी। अंग्रेज जब आए थे तो यहाँ कराची दुनिया में कोई शहर नहीं था। एक छोटा सा गांव था, बस्ती थी मछेरों की, जहाँ पे बलोच रहते थे। अंग्रेज़ों ने कराची के डीप सी पोर्ट की इम्पोर्टेंस देखी, तो इन्होंने कहा मुंबई पोर्ट से बोझ कम करने के लिए हमें एक नया शहर बनाना होगा। तो इन्होंने पूरा डिज़ाइन से एक शहर यहाँ पे आबाद किया और इंडिया भर से अंग्रेज़ों ने बिजनेसमैनों को यहाँ पे लाके आबाद किया। पारसी आए इधर, गुजराती आए और हिंदू सिंधी जो कि अंदर सिंध में रहते थे वो कराची की तरफ आए। और हिंदू सिंधी, गुजराती, पारसी, ये सब ने मिलकर शहर को बनाया है। अंग्रेज़ों ने इसको डेवलप किया। लेकिन फिर 47 आया, उसके बाद मुहाजिरों की भरमार हुई। मुहाजिरों को एक डिज़ाइन के तहत सबको इधर भेजा गया। भाई इंडिया में भी तो मुहाजिर गए थे, मुझे बता दें किसी एक शहर में वो मेजॉरिटी में हो। पूरे इंडिया में उनको डिवाइड किया गया। राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, यूपी में भी हैं, हर जगह हैं। जो यहाँ से गए थे बंगाल तक गए। यहाँ पे डिज़ाइन के तहत सिंध में, कराची, हैदराबाद में इनको कंसंट्रेट किया गया। तो सबका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में किसी का शहर नहीं रहा ये। महाजिरों की भी जो पार्टी थी वो तो अब सरकार की रखेल है, आर्मी की रखेल हो गई है। तो इस वक्त जितनी कराची की पार्टियां हैं सब आर्मी की डिज़ाइंस से बनी हुई हैं। वो पीपल्स पार्टी बनी तो आर्मी की थी। अयूब खान को हटाना था, तो जैसे मुशर्रफ को हटाना था तो आईएसआई ने गेम खेला, अयूब खान को हटाना था। अयूब खान पाकिस्तान के हिस्ट्री का पहला आदमी है जो रिज़ाइन करके गया है। फील्ड मार्शल था, रिज़ाइन करना पड़ा उसको, क्योंकि भुट्टो से आर्मी के अंदर जो दूसरा एक ग्रुप मुशर्रफ के दौर में जैसे आईएसआई ने किया था वैसे वो याह्या खान ग्रुप ने किया। भुट्टो से मूवमेंट चलाई। भुट्टो तो अयूब खान को डैडी कहता था, अयूब खान का नाजायज़ बेटा था। अयूब खान की गोद में पला बड़ा और फिर याह्या खान के कहने पे इसने से अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चलाई। वो फिर याह्या खान ने एक हारे हुए पॉलिटिशियन को
जिसकी 81 सीटें थीं, 81 सीटें थीं। मुजीबुर रहमान की 162 सीट थी। भुट्टो के कहने पे याया खान ने सब कुछ किया, आर्मी की गोद में खेला, इसीलिए अपने आर्मी को, हारी हुई आर्मी को, 1,93,000 फौजी भारत के पास कैद थे, उस आर्मी को रीबिल्ड किया भुट्टो ने। तो पीपल्स पार्टी भी आर्मी की पैदावार है, और आज का ये जरदारी और बिलावल तो हैं ही आर्मी के नाजायज बच्चे। खैर सुने जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से लेकर कश्मीर तक का अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इजहार करते हुए मैं ना सिर्फ इलेक्शन जितवाया, मगर आज जो मेयर का, डिप्टी मेयर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, टाउन्स के जो इलेक्शन हुए उसमें सारे के सारे तमाम 100% अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर ये जो तारीखी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है कराची में, हैदराबाद में, जहां तारीख में पहली बार हमारा हैदराबाद और कराची के मेयर्स जियाले होंगे, इस पे मैं कराची और हैदराबाद के अवाम का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। इस जीत को मैं अपनी पार्टी के शोधा का नाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है पुरअमन सियासत के लिए, जमहूरी सियासत के लिए, नफरत और तकसीम और लिसानी सियासत के मुकाबले करते हुए। अब ये कह रहा है कि जिस तरह कराची के मेयर का इलेक्शन जीते हैं, इस तरह पूरे मुल्क का इलेक्शन जीतेंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाऊंगा। कराची का इलेक्शन हम किस तरह जीते हो ये हमें पता है, ठीक है। और ये जो कराची का मेयर बना है मुर्तज़ा वहाब, नो पर्सनल ग्रज, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी एक बदबूदार पार्टी है, और तुम्हारी हरकतें भी जागीरदारों वाली हैं। तुम कहने को तो जागीरदार नहीं हो, कराची के एक मुहाजिर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, हरकतें जागीरदारों वाली हैं। हम यहाँ लंदन में देखते रहते हैं, सिंधी वडेरों के बेटे यही हरकतें कर रहे होते हैं। कोई ऐसा कसिनो नाइट क्लब नहीं है जहाँ पे आपको सिंधी वडेरों की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। सब ने फरारियाँ रखी हुई हैं, हराम का पैसा पाकिस्तान से सारे पीपल्स पार्टी के हैं। मक्सी हैं, मंगी हैं, तालपुर हैं, जत्तोई हैं, जिन्ने जो हैं, जितने हैं सब इनके औलादें यहाँ पे अय्याशियाँ कर रही हैं, जैसे ये मुर्तज़ा वहाब कर रहा था, क्योंकि इसकी माँ और बाप दोनों पीपल्स पार्टी में थे। और पीपल्स पार्टी के पास मुहाजिर नहीं है, तो जो फौजिया वहाब इसकी माँ जो है वो टीवी एक्ट्रेस थी, उसको लेके आ गए पीपल्स पार्टी में, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया बेनज़ीर भुट्टो ने। एक शर्मिला आई थी, शर्मिला फारूकी, वो भी मुहाजिर होने की वजह से उसको भी फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो माँ और बाप पीपल्स पार्टी में थे, तो ये भी जागीरदार बन के बैठे, अब ये कराची की खिदमत करेंगे। एनीवे, हाफिजुर रहमान के हारने पे मुझे बहुत खुशी हुई, पीपल्स पार्टी के जीतने पे मुझे बहुत दुख हुआ। अजीब केस है, लेकिन बहरहाल ये हाफिजुर रहमान जमात इस्लामी के, हम तो इनको जमात हरामी कहते हैं, जमात इस्लामी तो है नहीं ये। और अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में तो तकरीबन सफाया हो चुका है, लेकिन अब बिलावल और जरदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब से सीटें मिलेंगी तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 58% सीटें पंजाब की हैं। तो जो पंजाब में हिस्सा लेगा तो सिंध ये ले जाएंगे पूरा, ठीक है। KPK में इक्का दुक्का सीटें बलूचिस्तान की बाप पार्टी को मिला लेंगे। तो पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोगों ने शिकायत की है बिलावल से कि हमारी पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो टोटल शहबाज शरीफ के इशारे पे चलती है, और हमारी कोई बात नहीं सुनते, हमारा कोई काम नहीं करते, हमें घास तक नहीं डालते। तो पीपल्स पार्टी की जरदारी और बिलावल शहबाज शरीफ से मिले और उसको बोला कि भाई साहब ये इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ की पार्टी पंजाब की पार्टी है, वो कहती है आप हमें सिंध में घुसने देते हो, आपने कभी सिंध में हमारी पार्टी के लोगों के लिए कुछ किया? तो जिस तरह आपका घर सिंध है, आप वहाँ पे हमें कुछ करने नहीं देते हो। तो ये पंजाब है, तो अंदर खाने इनकी आपस में लग पड़ी है। अब अजीज़ दोस्तों, ज़ाहिर लगे तो लगी पड़ी तो होती रहेगी। इसकी वजह यह है कि ये किसी ने कहा है कि कुत्ते जब किसी पे शिकार करने के लिए हमला करते हैं ना तो एक हो जाते हैं, लेकिन खाते वक्त लड़ पड़ते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ हमला किया तो एक थे ये सब। आगे अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी देखें बहुत कुछ लड़ना इनका बाकी है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, काइंडली कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।